देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद, हमारे बीच उपस्थित नोबेल पुरस्कार विजेता सर आंड्रे गाइम, देश विदेश से आए सभी वैज्ञानिक, इनोवेटर्स, एकेडेमिया के लोग, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये आयोजन साइंस से जुड़ा है, लेकिन मैं सबसे पहले क्रिकेट में भारत की शानदार जीत की बात करूंगा। पूरा भारत अपनी क्रिकेट टीम की सफलता से बहुत खुश है। ये भारत का पहला विमेन्स वर्ल्ड कप है। मैं हमारी विमेन क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमें आप पर गर्व है। आपकी ये सफलता देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित करेगी। साथियों, कल भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को इसरो की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के इस समय में बहुत आवश्यकता थी कि इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर मंथन के लिए दुनिया भर के एक्सपर्ट एक साथ जुटे और वो मिलकर के दिशा दिखाएं। इसी आवश्यकता ने एक विचार को जन्म दिया और इसी विचार से इस कॉन्क्लेव का विजन बना। मुझे खुशी है कि आज वो विजन इस कॉन्क्लेव के रूप में शेप ले रहा है। कई मंत्रालय, प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स और स्टूडेंट्स इस प्रयास में एक साथ है। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आज हमारे बीच एक नोबेल लॉरिएट भी मौजूद है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपको इस कॉन्क्लेव के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, 21वीं सेंचुरी का यह दौर सबसे अभूतपूर्व बदलावों का दौर है। आज ग्लोबल ऑर्डर में हम एक नए शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। बदलाव की एक गति लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल है। इस सोच के साथ आज भारत इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े
इन सभी एस्पेक्ट को आगे बढ़ा रहा है, उस पर निरंतर फोकस कर रहा है। अब जैसे एक उदाहरण है रिसर्च फंडिंग का। आप सब जय जवान जय किसान के विजन से लंबे अरसे से परिचित रहे हैं। रिसर्च और फोकस करते हुए हमने उसमें जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी जोड़ा है। हमने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है ताकि हमारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च और इनोवेशन को स्केल अप किया जा सके। इसके साथ साथ हमने रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम भी शुरू की है और इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि तय की गई है। आपको लगता होगा 1,00,000 करोड़ मोदी के पास रहने वाला है, इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो। ये 1,00,000 करोड़ रुपया आपके लिए है, आपका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए है, आपके लिए अवसर के नए द्वार खोलने के लिए है। हमारा प्रयास है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। पहली बार हाई रिस्क और हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल भी उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, भारत में इनोवेशंस का आधुनिक इकोसिस्टम बने, इसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च पर भी फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार ने फाइनेंशियल रूल्स और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी कई रिफॉर्म्स किए हैं। हमने रेगुलेशन, इंसेंटिव्स और सप्लाई चेन्स में भी रिफॉर्म्स किए हैं ताकि प्रोटोटाइप जल्दी से लैब से निकलकर मार्केट तक पहुंचे। साथियों, भारत को इनोवेशन हब बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, उसका असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपके सामने बड़े संतोष के साथ कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। वैसे मैं स्वभाव से बहुत जल्दी संतोष मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन ये संतोष मेरा बीते हुए कल के संदर्भ में है। आने वाले कल के संदर्भ में अभी मेरा संतोष तो बहुत बाकी है, हमें बहुत आगे जाना है। पिछले दशक में हमारा R&D एक्सपेंडिचर 2 गुना हुआ है। भारत में रजिस्टर किए गए पेटेंट्स की संख्या 17 गुना बढ़ी है। 17 टाइम्स का इंक्रीज। स्टार्टअप में भी भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। हमारे 6,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स आज क्लीन एनर्जी, एडवांस मटेरियल्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर भी अब उड़ान भर चुका है। बायो इकोनॉमी की बात करें तो 2014 में ये $10 बिलियन की थी। आज ये करीब $140 बिलियन तक पहुंच चुकी है।
साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हमने कई सनराइज डोमेन्स में भी कदम बढ़ाया है। ग्रीन हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप सी रिसर्च, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सभी डोमेन्स में भारत ने अपनी प्रॉमिसिंग प्रेजेंस दर्ज करा दी है। साथियों, जब साइंस को स्केल मिलती है, जब इनोवेशन इंक्लूसिव बनती है और जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, तो बड़ी उपलब्धियों की नींव मजबूत होती है, तैयार हो जाती है। पिछले 10-11 वर्षों में भारत की यात्रा इसी विजन का उदाहरण है। भारत अब टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के लिए जरिए ट्रांसफॉर्मेशन का पायोनियर बन चुका है। कोविड के दौरान हमने रिकॉर्ड समय में स्वदेशी वैक्सीन विकसित की। हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया। साथियों, इतने मेहनत स्केल पर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना, ये कैसे पॉसिबल होता है? ये पॉसिबल हुआ क्योंकि आज दुनिया का सबसे पहला और सबसे सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर किसी के पास है, तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। हमने 2 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा है। मोबाइल डेटा को डेमोक्रेटाइज किया है। साथियों, बीते वर्षों में अगर हमारा स्पेस प्रोग्राम चांद और मंगल तक पहुंचा, तो साथ ही हमने अपने किसानों, मछुआरों को स्पेस साइंस के लाभ से भी जोड़ा। और निश्चित तौर पर इन सभी उपलब्धियों के पीछे आप सबका योगदान है। साथियों, इनोवेशन जब इंक्लूसिव होती है, तो उसके एक प्रमुख बेनिफिशियरी ही उसके लीडर्स भी बन जाते हैं। भारत की महिलाएं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप देखिए, दुनिया में जब भारत के स्पेस मिशंस की बात होती है, तो उसमें इंडियन विमेन साइंटिस्ट की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। पेटेंट फाइलिंग में भी भारत में महिलाओं द्वारा सालाना फील्ड पेटेंट्स की संख्या एक दशक पहले 100 से भी कम थी। अब ये सालाना 5000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। स्टेम एजुकेशन में भी महिलाओं का शेयर करीब 43% है, जो कि ग्लोबल एवरेज से भी ज्यादा है। मैं दुनिया के एक विकसित देश में उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर के साथ लिफ्ट में ऊपर जा रहा था, तो लिफ्ट में उनसे बातें हुई, तो उन्होंने मुझे पूछा कि भारत में लड़कियां क्या साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे विषयों में जाती है क्या? यानी ये उनके मन में बड़ा अजूबा था। जब मैंने इनको कहा कि मेरे देश में इतना नंबर होता है, तो वो चौंक गए थे। ये भारत की बेटियों ने करके दिखाया है।
और आज भी मैं यहां देख रहा हूं कितनी बड़ी तादाद में हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं। ये आंकड़े हमें बताते हैं कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। साथियों, इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जिनसे कई पीढ़ियों को मोटिवेशन मिलता है। कुछ साल पहले हमारे बच्चों ने चंद्रयान का सफर देखा, उसकी सफलता भी देखी और सफलता साइंस के प्रति जबरदस्त तरीके से उनको आकर्षित करने के लिए कारण आई, अवसर बन गई और उन्हें असफलता और सफलता दोनों को देखा था। हाल में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की स्पेस स्टेशन की यात्रा ने बच्चों में एक नई उत्सुकता पैदा की है। हमें नई पीढ़ी में पैदा हुई जिज्ञासा का लाभ उठाना चाहिए। साथियों, हम जितने ज्यादा ब्राइट यंगस्टर्स को साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में ले जा सके उतना ही बेहतर होगा। इसी सोच के साथ देश भर में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई हैं। इनमें 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन लैब्स की सफलता को देखते हुए हम 25,000 नई अटल टिंकरिंग लैब भी बनाने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में सैकड़ों नई यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं। 7 नई IITs और 16 ट्रिपल IIT की अभी बनी चुकी है। नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि युवा अब साइंस और इंजीनियरिंग जैसे स्टेम कोर्स अपनी स्थानीय भाषा में कर सकेंगे। साथियों, हमारी सरकार की प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप युवा रिसर्चर्स के बीच बहुत सफल रही है। इस स्कीम के तहत दी गई ग्रांट्स ने युवाओं की बहुत मदद की है। अब हमने आने वाले 5 वर्षों में 10,000 फेलोशिप देकर देश में R&D को और मजबूती देने का निर्णय किया है। साथियों, ये बहुत जरूरी है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को समझें और साथ ही इन्हें एथिकल और इंक्लूसिव बनाएं। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही देखिए। आज रिटेल से लेकर लॉजिस्टिक तक, कस्टमर सर्विस से लेकर बच्चों के होमवर्क तक हर जगह AI का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हम भारत में भी AI की शक्ति को समाज के हर वर्ग के लिए उपयोगी बना रहे हैं। इंडिया AI मिशन में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है। साथियों, भारत आज एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक AI के ग्लोबल फ्रेमवर्क को शेप दे रहा है। हमारा आने वाला AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इसका मकसद है इनोवेशन और सेफ्टी को साथ साथ विकसित करना। अगले वर्ष फरवरी में जब भारत ग्लोबल AI समिट की मेजबानी करेगा तो इंक्लूसिव, एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक AI के प्रयासों को
नई गति मिलेगी। साथियों, अब समय है कि हम इमर्जिंग एरियाज में 2 गुनी ऊर्जा से काम करें। ये विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी बहुत अहम है। मैं आपसे कुछ आइडियाज शेयर करना चाहता हूं। हम फूड सिक्योरिटी से आगे बढ़कर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की दिशा में आगे जाएं। क्या हम ऐसी नेक्स्ट जनरेशन बायो फोर्टिफाइड क्रॉप विकसित कर सकते हैं जिससे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को मदद मिले? क्या हम लो कॉस्ट सॉइल हेल्थ एनहांस्ड और बायो फर्टिलाइजर में ऐसे इनोवेशंस ला सकते हैं जो केमिकल इनपुट्स का ऑल्टरनेटिव बने और सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करें? क्या हम भारत की जीनोमिक डायवर्सिटी को और बेहतर तरीके से मैप कर सकते हैं ताकि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और डिसीज प्रिडिक्शन में नई दिशा मिले? क्या हम क्लीन एनर्जी स्टोरेज जैसे बैटरीज में नए और सस्ते इनोवेशंस कर सकते हैं? हर क्षेत्र में हमें ये देखना चाहिए कि किन क्रिटिकल इनपुट्स के लिए हम दुनिया पर निर्भर है और कैसे उनमें आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। साथियों, मुझे विश्वास है कि आप सभी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े लोग इन सवालों से भी आगे जाकर नई संभावनाएं खोजेंगे। अगर आपके पास आइडियाज है तो मैं आपके साथ हूं। हमारी सरकार रिसर्च को फंड और साइंटिस्ट को अपॉर्चुनिटी देने के लिए ही पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं ये भी चाहूंगा कि इस कॉन्क्लेव में एक कलेक्टिव रोड मैप तैयार हो। मुझे पूरा भरोसा है ये कॉन्क्लेव भारत की इनोवेशन जर्नी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आपको एक बार फिर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय विज्ञान, जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपके प्रेरक शब्दों ने हम सभी के संकल्प को और अधिक दृढ़ कर दिया है एक विकसित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और नवोन्मेषी भारत के निर्माण की दिशा में। और आपके नेतृत्व